हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द क्वाड्री क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई का प्रेजेंट जो गवर्नर है हमारे, वो है शक्तिकांत दास जी, जो कि हमारे 25th गवर्नर है आरबीआई के। इनसे पहले कौन थे? हमारे उर्जित पटेल जी, जो कि 25th गवर्नर थे। ठीक है, तो अब हमने एक सीरीज याद रखनी है 1935, 1937 और 1949। ठीक है, 1935 में हमारा क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था हमारा आरबीआई। किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934। हमने कंफ्यूज नहीं होना है, आरबीआई एक्ट 1934 में और उसके एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। फिर 1937 में हमारा क्या हुआ था? जो उसका सेंट्रल ऑफिस था, जहाँ पे हमारे मेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, उसको हम सेंट्रल ऑफिस बोलते हैं। तो वो हमारा शिफ्ट हुआ था कोलकाता टू मुंबई। परमानेंटली अभी भी मुंबई में ही है। 1949 में हमारे आरबीआई की नेशनलाइजेशन हुई थी। ठीक है, नेशनलाइजेशन मींस, नेशनलाइजेशन होता है हमारा, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था। ठीक है, गवर्नमेंट टेक ओवर। नेशनलाइजेशन पहले ही हमारा प्राइवेट था। 1936 तक ये हमारा प्राइवेट बैंक था। तो यहाँ पे यही लिखा है, एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935 इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट हमारा 1934 में लाया गया था, लेकिन एस्टैब्लिश हमारा 1935 में हुआ था। फिर हमारा है सेंट्रल ऑफिस, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हमारा गवर्नर और बाकी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं। तो वो हमारा एस्टैब्लिश कहाँ पे हुआ था? मेन जब 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था आरबीआई, तो मेन उसका ऑफिस कहाँ पे था? तब था उसका कोलकाता में, लेकिन वो परमानेंटली मूव किया गया मुंबई में 1937 में। नेक्स्ट है हमारा, मैंने सेंट्रल ऑफिस के बारे में भी बता दिया। सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सीट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, और यहाँ पे पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट की जाती है। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, सिंस नेशनलाइजेशन इन 1941 द आरबीआई इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेशनलाइजेशन के बाद 1949 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंडर ही हमारा आरबीआई आता है, और इसके फंड सब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिलते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड, तो सेंट्रल बोर्ड में क्या है? दिस बैंक्स अफेयर्स आर गवर्नड बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के जो अफेयर्स होते हैं वो गवर्न कौन करता है? तो वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इन्हीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, घुमा सकते हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन ऑफिशियल। अब इसकी कंपोजिशन किस तरह से है? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उसमें आ जाते हैं हमारे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, वो ऊपर दिया है। ठीक है, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर से आ जाएंगे, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से आ जाएंगे कुछ। तो वैसे ही 10 डायरेक्टर्स होते हैं वेरियस फील्ड्स के, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेनली ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर है हमारा 4 डायरेक्टर्स होते हैं लोकल बोर्ड से। अब लोकल बोर्ड्स कौन से हैं? 4 हमारे पास, वो हमारे न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, ये हमारे पास 4 लोकल बोर्ड्स हैं। इन्हीं के डायरेक्टर्स हमारे आ जाते हैं हमारे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में। तो टोटल हमारे पास हो गए 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। फिर आगे हमारे 2 डायरेक्टर, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली, और हमारे 4 आगे लोकल बोर्ड से। तो ये हो गए हमारे 16। नॉन ऑफिशियल हमारे पास हैं आरबीआई में डायरेक्टर्स, वो है हमारे 16। और हमारे फिर ऑफिशियल आ जाते हैं डायरेक्टर्स, जो कि हमारे गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, वो हमारे ऑफिशियल ही रहते हैं। तो वो हैं हमारे टोटल 5, 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर। तो यहाँ पे हमारे 4। तो हमारे टोटल कितने मेंबर्स हो गए आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के?
वो हो गए हमारे पहले 16 थे और 16 और 5 हो गए हमारे 21। टोटल हमारे 21 मेंबर्स हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरबीआई में कि जो हमारे सारी पॉलिसीज़ को फॉर्म करते हैं। तो जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ आरबीआई आर इंटरेस्टेड विद 21 मेंबर। ठीक है, 21 मेंबर्स हैं टोटल जो कि हमारी सारी पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं और हमारे सारे के सारे हमारे निर्णय लेते हैं इकोनॉमी को बूस्टअप कैसे करना है, या इन्फ्लेशन कैसे दूर करनी है, या इन्फ्लेशन कैसे कम, डिफ्लेशन को कैसे बढ़ाना है और इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है। ये सब हमारा आरबीआई में 21 मेंबर्स की जो बोर्ड है ये डिसाइड करता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया है कि इन 21 मेंबर्स में है कौन कौन। तो उनमें सबसे पहले आगे गवर्नर हमारे, उसमें सबसे पहले आगे हमारे गवर्नर, फिर 4 डिप्टी गवर्नर, फिर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने आपको पहले बोला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही। फिर है हमारे 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 डायरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली के जो लोकल बोर्ड्स हैं हमारे उनके मेंबर्स। फिर हमारा अभी जो 25 है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। 25 है हमारे आरबीआई के अभी गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है, प्रेजेंट भी अभी यही है। 24 हमारे उर्जित पटेल हैं, ये हमें पूछ सकते हैं। फिर है हमारे 4 डिप्टी गवर्नर्स। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हमारे जो उनके भी नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। वो हमारे बीपी कनुंगो, फिर हमारे महेश कुमार जैन, पात्राश्री और एम राजेश्वर राव। तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिप्टी गवर्नर, या फिर इनमें से कौन हमारे डिप्टी गवर्नर हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक इम्पॉर्टेंट। फिर है हमारा आरबीआई के टोटल कितने जोनल ऑफिस हैं, वो हैं 4 और 19 रीजनल ऑफिस हैं। हर एक रीजन में एक एक ऑफिस है हमारा आरबीआई का और 4 जोनल ऑफिस हैं। तो वो हमने डिस्कस कर दिए। 4 जोनल कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो नेक्स्ट है हमारा जो कि रिप्रेजेंटेशन है वो 4 सालों के लिए होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो नॉन ऑफिशियल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है एडवाइस से, किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। ठीक है, तो अब हमारे आगे आरबीआई की मेन फंक्शंस। अब आरबीआई की मेन फंक्शंस है द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। हम बैंक में तभी पैसा जमा कराते हैं जब कि हमें इंटरेस्ट है, हमें ट्रस्ट है कि बैंक में हमारे पैसे जो हैं वो हमारे सेफ हैं, तभी लोग बैंक में जमा कराते हैं पैसे। इंटरेस्ट जो होती है वो चेंज होता रहता है, लोगों को पता है इंटरेस्ट आना ही है, वो सेकेंडरी बात होगी। लेकिन प्राइमरी बात ये है कि हमारा पैसा सेफ है। तो अगर सेफ ही नहीं होगा पैसा तो फिर कोई भी बैंक में कभी पैसे जमा नहीं कराएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट करता है ये डिपॉजिटर्स, मतलब डिपॉजिटर्स के पैसे को वहाँ पे सेफ रखने के लिए हमारा आरबीआई काम करता है। वो देखता रहता है, वॉच डॉग की तरह है कि कहीं जो कस्टमर के पैसे हैं वो कहीं बैंक इधर उधर कामों में ना लगा दे। तो इसके लिए उसने काफ़ी प्रोविजंस लाए हैं। फिर वो क्या करता है, अब कभी क्या होता है कि बहुत सारे बैंक जो होते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो बंद होने के कगार पे आ जाते हैं। तो क्या करता है आरबीआई उनको लोन देता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा खड़ा हो सकते हैं। तो क्या होता है ये, इट एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बैंकर है किसका, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी। तो जिसकी वजह से क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को हमारी मेंटेन करके रखता है हमारा आरबीआई। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट भी है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में भी, और वेरियस डेवलपमेंट फंक्शंस को भी ये बूस्टअप करता है। फिर है हमारा आरबीआई आल्सो हैंडल द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी बोरोइंग प्रोग्राम है हमारा आरबीआई का कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना फंड चाहिए हमारा वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से हमें कितने का पैकेज चाहिए, तो वो हमारा कौन हैंडल करता है, हमारा आरबीआई ही हैंडल करता है।
तो इसके बारे में है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था हमारा 1949 में, जो पावर देता है आरबीआई को रेगुलेट करना बैंकिंग सेक्टर को। मतलब आरबीआई जो है वो किंग ऑफ बैंक्स है। जो भी आरबीआई इनको फरमान सुनाएगा तो सारे के सारे बैंकों को वो मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कब हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? वो आया था 1949 में, जब इसकी नेशनलाइजेशन भी हुई थी इसी साल में। तो आरबीआई और क्या काम करता है? आरबीआई लोन रेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो कि हमारे कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं और कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। मतलब हमने पहले ही पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोन देता है ये, और स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है, लेकिन ये बाहर भी, कंट्री के बाहर भी लोन दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डेबिट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, डेब्ट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन किया है। फिर हमारा अक्टूबर 2016 को गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, जो कि अवॉइड करता है कि जो भी लोगों के दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट है फंक्शंस के आरबीआई को लेकर, तो उसके बारे में वो जानकारी देता है। कौन सा एक्ट? पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल। ये लोगों को जागरूक करता है। आपने कई सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, आजकल टीवी में आती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, आरबीआई कहता है कि ये करो, सुरक्षित करो पैसा, वो करो वो करो। तो ये सारा हमारा पीडीएमसी के अंडर ही आता है, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल। ठीक है, फिर हमारा, तो ये हमारा बेसिकली हमारा जो फोकस करता है वो करता है मार्केट की बोरोइंग्स पे, कि कितनी बोरोइंग्स हो रही हैं, और काफ़ी सारी बोरोइंग्स पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन इसका मेन जो फोकस है वो है बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है, आप सबको पता है कि आरबीआई ही करेंसी इशू करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी इन कंट्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ₹2 नोट एंड अबव नोट्स आर प्रिंटेड बाय आरबीआई। जो ₹2 का नोट होता है और उसके अबव का नोट सारे, तब वो हमारा आरबीआई इशू करता है। एंड ₹1 नोट एंड अदर कॉइन्स आर प्रिंटेड या फिर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ₹2 का नोट, ₹2 के अबव के नोट हमारे सारे आरबीआई प्रिंट करता है। प्रिंट आरबीआई ही करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी आरबीआई ही करता है। मतलब आप एक तरह से समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो ठेका है वो आरबीआई का ही है। भले ही मेकिंग में हमारा डिफरेंस हो सकता है, कहीं पे जीओआई कर सकती है और कहीं पे आरबीआई। तो जीओआई हमारी और आरबीआई, इसमें खाली फॉर्मेशन का ही फर्क है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन करने की। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस किस को कर सकती है मिंट या फिर प्रिंट कर सकती है? वो हमारी कर सकती है, एक तो ₹1 नोट को कर सकती है इशू, और सारे के सारे कॉइन्स जितने भी हैं आते हैं, 5 का, 1 का, 2 का। ठीक है, तो उनको हमारा इशू कौन कर सकता है? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कॉइन्स की अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है, और एक नोट की खाली, जो कि हमारा ₹1 का नोट है, उसकी भी अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और ₹2 से ज़्यादा के नोट सारे आरबीआई ही मिंट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और ये इतने जो कॉइन्स हैं और ₹1 का नोट है वो भी हमारा कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? आरबीआई। लेकिन किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो आपने सीधा से ये रखना है कि हमारा आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे की सारी हमारी मनी जितनी भी है, कॉइन्स में की फॉर्म में या फिर करेंसी की फॉर्म में या फिर नोट्स के फॉर्म में। तो आरबीआई अब करेंसी इशू करता किसके बेस पे है? तो वो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस की।
MRS जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, वो इशू करता है करेंसी। वो सारी की सारी करेंसी थोड़ी मार्केट में लिक्विड वो कर देता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देता है, सारी की सारी करेंसी थोड़ी मार्केट में आ जाती है। वो कुछ बैकअप भी रखता है पीछे। तो जो जिसके अंतर्गत क्या है कि हमें मिनिमम बैकिंग जो RBI को रखनी है वो है 200 करोड़ की। तो 200 करोड़ की हमने बैकिंग रखनी है RBI में। RBI को रखनी ही रखनी है 200 करोड़ की बैकिंग। और जिसमें से 150 करोड़ जो होंगे वो होंगे गोल्ड, और 50 करोड़ हो गए फॉरेन सिक्योरिटीज़, मतलब फॉरेन के पैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फॉरेन की करेंसी हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, MRS क्या है कि 200 करोड़ हमारे RBI ने रखने ही हैं, जिसमें से 150 हमारे गोल्ड की फॉर्म में रहेंगे और 50 हमारे फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब MRS की ज़रूरत पड़ी क्यों? MRS जो था, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम था, वो हमारा 1960s में सेटअप हुआ था या फोर्स में आया था। तो जो जिसने किसको हमारा रिप्लेस किया वो था प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम, PRS, जिसमें कि क्या था कि 2/5 ऑफ गोल्ड रखना बैकिंग रखती थी गवर्नमेंट, ठीक है, और फॉरेन सिक्योरिटीज़ का 3/5 इन रुपी कॉइन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको रिप्लेस किया है? प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम। तो अब किसके अंतर्गत है? RBI किसके बैकिंग रखता है? वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या था प्रपोर्शन सिस्टम में 2/5 ऑफ गोल्ड और 3/5 ऑफ रुपी कॉइन्स की फॉर्म में वो बैकिंग रखता था। और इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1960s में। तो ये हमने इसका एक मेजर हमने फंक्शन भी पढ़ा था। RBI जो है वो बैंकर टू बैंक्स है एंड इज गार्डियन ऑफ मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी बैंक के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज फॉर्मेशन होती है वो किंग मेकर है RBI। सारी की सारी पॉलिसीज हमारी बैंक की जो भी है वो RBI ही बनाता है। और जब भी कभी भी लोन की अथॉरिटी भी बैंक के पास है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो गवर्नमेंट, तो वो भी हमारी लोन किससे लेती हैं? RBI से ही, ठीक है। फिर है हमारा बैंकर्स टू बैंक, मतलब कोई भी बैंक अगर ख़त्म होने के कगार पे आ जाए तो उसको वो लोन दे के खड़ा करती है। तो इसलिए हमारा बैंकर टू बैंक्स है हमारा RBI। अब हमारा RBI जो है वो कस्टोडियन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ कंट्री एंड एंजॉय सो द अथॉरिटी टू मैनेज द फॉरेक्स ऑफ द कंट्री। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी सारे किसके पास हैं? वो भी हमारे RBI के पास ही हैं। और उसकी सोल अथॉरिटी भी है कि जो भी एक्सचेंज होंगे सारे फॉरेन के वो भी हमारे RBI के थ्रू ही हो पाएंगे। वो ही मैनेज करेगा फॉरेक्स रिजर्व को, ठीक है, RBI ही मैनेज करेगा। तो अब फॉरेक्स होता क्या है ये थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि फॉरेक्स होता क्या है। तो फॉरेक्स बेसिकली हमारा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑफ हार्ड करेंसीज प्लस गोल्ड प्लस स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF। अब कुछ लोग पूछेंगे SDR क्या होता है? SDR होता है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं हार्ड करेंसी क्या होती है, जिसमें कि अब फॉरेक्स रिजर्व में होता क्या है? हमारी हार्ड करेंसीज होती हैं, गोल्ड होता है और स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। तो फॉरेक्स हमारा रिजर्व किससे बना होता है? हार्ड करेंसी से, गोल्ड से और SDR से, HGS, ठीक है। HGS आपने याद रखना है, जिसमें आ गया हार्ड करेंसीज, SDR और गोल्ड, HGS, ठीक है। इनसे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बनता है इंडिया का, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा 95% है ना फॉरेक्स, तो वो हमारा हार्ड करेंसी। तो इसलिए हमें हार्ड करेंसी के बारे में पहले पता होना चाहिए। हार्ड करेंसी क्या होती है? जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। आप सुनते होंगे कि $8 की कीमत इतनी है, इंडियन रुपीज़ की इतनी है। जो तेल की हमारी कीमत है वो भी हमारे इसमें बताते हैं डॉलर में, ठीक है। तो जो हमारे डॉलर है वो वाइडली यूज्ड है, बेसिकली हर जगह पे यूज़ होता है। जब भी इकोनॉमी हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी है,
अब कहते हैं कि इंडिया की हमने इकोनॉमी बनानी है $5 ट्रिलियन पे, तो डॉलर ही जो है वो हमारा वाइडली यूज्ड करेंसी है, तो वो हमारी हार्ड करेंसी की है। और हार्ड करेंसी कौन सी है? और यही हार्ड करेंसी हम फिक्स करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। हम पेट्रोल खरीदते हैं, वो भी हमारा किस में होता है? वो भी हमारा डॉलर में होता है, सिवाय ईरान के। ईरान से हम जो पेट्रोल खरीदता है इंडिया, वो रुपये में खरीदता है। बाकी हर जगह से जो पेट्रोल आता है वो हमारा डॉलर में ही होता है। बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो हमारी डॉलर में ही होती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ही डॉलर में होती हैं। वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है डॉलर। फिर हमारी ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश का पाउंड मतलब यूके का पाउंड। फिर है हमारा जापान का येन और यूरोपियन यूनियन का यूरो। तो ये हमारी हार्ड करेंसी जो कि 95% हमारी फॉरेक्स रिजर्व में है पाई जाती है। फिर है हमारा एसडीआर। तो एसडीआर मैंने आपको पहले बोला जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो जो 1960 में हमारा क्या हुआ था, अब इसकी एक कहानी है जो मैंने उसके फॉर्म में लिखी है फ्लो चार्ट की। तो 1960 में क्या हुआ था कि डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि वियतनाम और अमेरिका में वॉर चल रही थी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या था कि जो गोल्ड की प्राइसेस थे, अब गोल्ड की भी सबसे ज़्यादा आपको पता है अमेरिका डिसाइड करता है गोल्ड के प्राइसेस। तो गोल्ड का जो प्राइस था वो काफ़ी नीचे आ गया था, क्योंकि डॉलर की कीमत कम हो गई थी। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या था, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड होती है वो काफ़ी महंगी होती है। तो गोल्ड का प्राइस जो था वो लो हो गया था। लेकिन माइनिंग में तो माइनिंग के लिए हाई कॉस्ट चाहिए, लेकिन जो प्राइसेस थे वो लो हो गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक डेफिसिट क्रिएट हो गया था। मतलब कि प्राइसेस तो लो हो गए थे, लेकिन माइनिंग में जो कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गोल्ड की वैल्यू थी वो कम हो रही थी। तो क्या हुआ कि कलेक्टिवली काफ़ी कंट्रीज ने बोला और बैठे वो लोग, और उन्होंने क्या निकाला हल इसका, इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच या फिर क्राइसिस। तो उस समय क्या हो गया था कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच हो गया था, ये क्राइसिस पड़ गया हुआ था। जबकि गोल्ड की वैल्यू कम हो रही थी, तब क्या था, इंटरनेशनल क्रंच या क्राइसिस। तो तब हमारे क्या थे, शॉर्ट सप्लाई हो गई थी। माइनर्स निकाल ही नहीं रहे थे गोल्ड को उस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या होता, सप्लाई कम हो गई थी और डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लोग उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि रेट के काफ़ी दाम कम हो चुके थे, इसलिए डिमांड उसकी हाई हो गई थी और सप्लाई उसकी शॉर्ट हो गई थी। माइनर से निकालना ही बंद कर दिया था, गोल्ड को माइन करना ही बंद कर दिया हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से हमारा एक डेफिसिट क्रिएट हो गया था, मैंने आपको पहले ही बोलता हूँ। और तब जब डॉलर की कीमत भी गिर गई थी, फिर क्या हुआ कि कंज्यूमर्स को हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा था लोन्स पे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड को स्टैंड स्टिल होने का खतरा महसूस होने लगा था, कि जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। मतलब कि ज़्यादातर जो था वो हमारे को नुकसान ही होगा। तो वर्ल्ड लीडर ने ये सोचा था। तो एक सोल्यूशन क्या निकाला गया इसका, कि नेशनल करेंसी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब नेशनल करेंसी को कौन अलॉट करेगा? नेशनल करेंसी वॉज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोटा ऑफ करेंसी विद IMF। तो जिस नेशनल करेंसी को हमारा कौन अलॉट करेगा, कोटा ऑफ करेंसी विद IMF, उसके बेस पे हमारी नेशनल करेंसी अलॉट की जाएगी नेशंस को। अब जो SDR है, तो SDR जो होता है हमारा, वो उसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, और उसकी फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो हमने पढ़ा था फॉरेक्स एक्सचेंज में। तो यही मैंने बोला पहले भी, कंट्री कैन सेटल इज ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट हमारा कब होता है, जब कंट्री के इंपोर्ट मतलब जो कंट्री खुद ले रही है किसी कंट्री से, या कहीं से भी मंगवा रही है बाहर से, वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। मतलब कि जो कंट्री से बाहर जा रहा है, मतलब
कंट्री खुद जो बेच रही है बाहर किसी देश में वो कम है, लेकिन जो खरीद रही है वो ज़्यादा है। हमारा खर्चा ज़्यादा है हमारे इनकम से, तो वो हमारा हो गया ट्रेड डेफिसिट। एसडीआर जो होता है पेपर गोल्ड, ये हमने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हमारा एसडीआर को। तो ये हमने पहले फंक्शन इसका पढ़ ही लिया है। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मीन्स व्हेन एनी बैंक फेल्स टू गेट द फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स देन दे कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन आरबीआई। ठीक है। फिर हमारा आरबीआई लाइक एनी अदर सेंट्रल बैंक controls credit, that is loans given by commercial banks to various sectors of the economy. RBI controls the credit by adopting two kinds of credit control measures as follows. तो हमारे दो टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं, वो है हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि क्वालिटेटिव कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हम पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, जिसके अंडर हमारे आते हैं 5 सब टॉपिक्स जो हैं हमारे। CRR वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हमारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, फिर हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO, फिर है रेपो एंड रिजर्व रेपो, फिर हमारा बैंक रेट पॉलिसी। तो हम इनको कल डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हिट लाइक and subscribe to our channel. Thank you very much. Have a nice day.